अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वी आर लर्निंग सीएसएस और आज हमें डिस्कस करना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सीएसएस की। अच्छा, याद करें कि एचटीएमएल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट तरह की स्पेसेस घेरते हैं, स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डिव बना रही हूँ तो वो अलग तरह से वेबसाइट की वेब पेज की स्पेस घेरेगा। अगर मैं एक बटन बना रही हूँ तो वो अलग तरीके से वेबसाइट की स्पेस घेरेगा। वैसे मुझे नहीं याद मैंने आपको प्रॉपरली ये नाम बता के बताया कि इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह से मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब आप सीख लें कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी बेसिकली होती है कि हमारे पास कोई एलिमेंट, कोई एचटीएमएल एलिमेंट हमें किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, किस तरह से वो वेबसाइट पे, वो वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। डिफरेंट अब एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास इनलाइन होते हैं, कुछ हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है कि वो अपनी लाइन में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डिव बनाई है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि माय नेम इज सारा। तो अब देखिए, माय नेम इज सारा लिखने में कितनी स्पेस आई है, इतनी, स्पेसिफिकली इतनी स्पेस आई है। तो इनलाइन एलिमेंट्स जो है ना, वो जितनी उन्हें स्पेस रिक्वायर होती है वो उतनी ही लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं। विड्थ क्या है कि हमारे पास ये पूरी, अगर ये मेरे पास वेब पेज है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरे पास एक लाइन की विड्थ है। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं। टेक द विड्थ रिक्वायर्ड बाय देम। इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं जितनी उन्हें रिक्वायर होती है। और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरी की पूरी लाइन को, ऑक्यूपाई द होल लाइन। मतलब चाहे एक, फॉर एग्जांपल, एक डिव में माय नेम इज सारा में लिख रही हूँ तो मुझे सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, ब्लॉक एलिमेंट ने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्पेस घेर ली, पूरी एक लाइन घेर ली। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन विड्थ जो है ना वो ब्लॉक एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो ये दो, बाय डिफ़ॉल्ट ना कुछ एलिमेंट्स हमारे पास इनलाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, डिव का एलिमेंट्स ब्लॉक है, पैराग्राफ का एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है, H1 ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे बटन इनलाइन एलिमेंट है, इनपुट इनलाइन एलिमेंट है, एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है, एंकर लिंक्स जो हम ऐड कर रहे होते हैं, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। यानी सिर्फ उतनी जगह लेंगे जितनी इन्हें रिक्वायर है, जितनी कंटेंट लेना चाह रहे हैं, कंटेंट ले रहे हैं, उतनी जगह लेंगे लाइन एलिमेंट्स। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी की पूरी लाइन विड्थ ले लेंगे वेब पेज पे। और फिर ये इनलाइन ब्लॉक भी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, हम सेट कर सकते हैं। और एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी और भी होती है, नन। इसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि डिस्प्ले नन करने का क्या मतलब है। तो अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमने क्या पढ़ा कि कुछ एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं, कुछ ब्लॉक होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें वेबसाइट में ज़रूरत पड़ती है ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन बनाने की और इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक बनाने की। तो उसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब इसको हम कोडिंग में जाकर समझते हैं कि किस तरह से काम कर रहा होता है। ये जो मैंने आपके सामने लास्ट लेक्चर में नेविगेशन बार बनाया था, उसका पूरा कोड पड़ा हुआ है। तो आप इसका ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो सोर्स कोड मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकूंगी इसका, आपने खुद इसको बनाना है। आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पूरा। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रही हूँ, मैं कोई भी डिव बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक डिव बना रही हूँ मैं, और उसके अंदर लिख रही हूँ कि वी आर गोइंग टू लर्न डिस्प्ले प्रॉपर्टी।
ओके, मैं इसको वेबसाइट पे जाके देखती हूँ क्या मुझे शो हो रहा है। इस तरह एक लिखा हुआ शो हो रहा है। अब देखें, मैं देखती हूँ इसने कितनी जगह घेरी हुई है इंस्पेक्ट में जाके। इसको इंस्पेक्ट करना चाह रही हूँ मैं। अब देखें, ये जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, क्या हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास पूरी लाइन, ये डिव जो है ना पूरी लाइन ले रही है। अब मैं इसके बरक्स जो है ना वो एक बटन बनाती हूँ। बटन का मैंने आपको बताया कि वो इनलाइन एलिमेंट होता है। एक बटन मैं बनाती हूँ सर्च का या क्लिक मी का। क्लिक मी का एक बटन बनाया, इसको देखती हूँ जाके। तो अब क्लिक मी बटन में देखती हूँ कितनी जगह घेरा है। अब ये जितनी इसकी स्पेस है ना उतनी ही ले रही है, उतनी मुझे जो है ना वो कलर्ड दिखाई दे रही है। और डिव पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो पूरी लाइन ले रही है। अगर ये पूरी लाइन ना ले रही होती, अगर ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह ले रही होती, तो जितनी जितनी जगह में आ रही है सिर्फ इतनी जगह ये घेर रही होती डिव, तो फिर क्लिक मी इसके साथ ही आ जाता। क्योंकि इन लाइन एलिमेंट्स इसी तरह होते हैं ना कि एक ही लाइन में आ रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और बटन आपको बना के दिखाती हूँ। एक और बटन मैं आपको बना के दिखाती हूँ और ये बटन हमें कह रहा है कि ऑल्सो क्लिक मी। तो दूसरे बटन को तो क्लिक कर रहे हो, मुझे भी क्लिक करो। तो ये किस तरह से दिखेगा वेबसाइट पे, दोनों साइड बाय साइड दिख रहे हैं। दोनों हमारे पास इस तरह साइड बाय साइड लिखते हैं, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी उन्हें रिक्वायर होती है। ये देखें, ये एक इनलाइन एलिमेंट, ये दूसरा इनलाइन एलिमेंट, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। लेकिन इस लाइन में कोई और नहीं आ सकता क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं चाहती हूँ ये डिव एक ब्लॉक एलिमेंट ना हो, ये बटन जो है बिल्कुल इस डिव के साथ आ रहा हो, ऑल्सो क्लिक में भी इसके साथ आ रहा हो, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो डिव मैंने बनाई हुई है इसको CSS में जाऊँगी, इस डिव को सिलेक्ट करूँगी। ये बार बार मेटा एआई मेरे सामने आ जाता है। इस डिव में जाऊँगी और इसका डिस्प्ले को मैं कर दूँगी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करके उसकी वैल्यू मैं कर दूँगी कि ये इस डिव को इनलाइन कर दो। तो अब इस ये करने से क्या होगा, ये देखें। अब ये मेरे पास जो डिव है ना, ये सिर्फ उतनी जगह घेर है जितनी इसको रिक्वायर है। और फिर उसके साथ सेम लाइन में अगला एलिमेंट आ गया, अगला बटन आ गया, फिर सेम लाइन में अगला बटन आ गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये बटन जो है वो इस लाइन में आके शो हो, तो ये अलग लाइन घेरे, पूरी एक लाइन अलग से घेरे, तो मैं क्या करूँगी, बटन की प्रॉपर्टी कर लूँगी। बटन को सिलेक्ट करके इसकी डिस्प्ले कर दूंगी ब्लॉक। तो ये देखें क्या चेंज आया, नेक्स्ट लाइन में आ गई, पूरी पूरी जगह घेर है, ये भी पूरी जगह घेर है। ओके, ये देखें डिस्प्ले ब्लॉक हुआ है। ये डिव एक का डिस्प्ले इनलाइन हुआ हुआ है, इस इनलाइन को मैं कट करती हूँ। ये ब्लॉक को जो है मैं वो, तो आपको समझ आ गई कि डिस्प्ले किस तरह से इनलाइन और ब्लॉक होता क्या है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इनलाइन को कैसे ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक को कैसे इनलाइन में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक और डिस्प्ले की टाइप होती है इनलाइन ब्लॉक। अब इसकी हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें जो है ना वो बॉक्स मॉडल में, अगर हमारे पास सेवरल बॉक्सेस है तो वहाँ पे हमें इनलाइन ब्लॉक की एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले क्या होता है कि सिमिलर टू इनलाइन ही होता है, यानी इनलाइन की तरह ही होता है। लेकिन इस ब्लॉक इसमें जो है ना, इस डिस्प्ले में हम पैडिंग और मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको किस तरह से दूँ, यहाँ पे मैं ना कुछ डिविजन्स क्रिएट कर देती हूँ। कुछ इस तरह से डिविजन्स क्रिएट कर लेती हूँ। एक डिव मैंने क्रिएट किया box 1 और एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ box 2। इस तरह से जो है ना मुझे दिखाई दे रहे हैं box 2। और इसको मैं प्रॉपरली जो है वो डिज़ाइन कर लेती हूँ। एक डिव मतलब डिव्स दोनों को ना मैं इस तरह हाइट और विड्थ दे देती हूँ। कुछ हाइट इसकी मैं कर लेती हूँ 100 पिक्सल और विड्थ भी मैं इसकी
पिक्सल कर लेती हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इनको कुछ दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनको पिंक बैकग्राउंड कलर देती हूँ दोनों टिप्स को, तो मेरे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इन डिव्स का डिस्प्ले कर देती हूँ। वैसे आपको पता है कि डिव का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज करके क्या कर लेती हूँ, इनलाइन ब्लॉक। तो क्या होगा कि मेरे पास ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ना, ये साइड बाय साइड शो हो रहे हैं। अगर मैं इसका खाली इनलाइन करूँ, अगर मैं इसका डिस्प्ले खाली इनलाइन करूँ, तब भी मेरे पास इसी तरह से ये शो होंगे। लेकिन तब मसला क्या हो रहा है कि पैडिंग और मार्जिन नहीं ऐड हो रहा। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई पैडिंग और मार्जिन ऐड हो, देखिए दो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, ये बॉक्स 2 क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, बॉक्स 2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अब आ रहा है। अच्छा देखिए, दोनों इन लाइन में शो हो रहे हैं, दोनों जितनी जगह उन्होंने घेरनी है उतनी ले रहे हैं, लेकिन पैडिंग और मार्जिन नहीं ऐड हो रहा। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर देती हूँ तो एक ऑटोमेटिक जो है ना, प्रिटियर के थ्रू एक ऑटोमेटिक पैडिंग और मार्जिन ऐड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, स्टाइल्स में जाती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक एक चीज़ आ गई, पैडिंग और मार्जिन ऐड हो। 100 बाय 100 का 100 बाय 100 का जो है ना, इस तरह से पूरा एक बॉक्स है, उसके अंदर इतना जो है ना वो हमें कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें अगर मैं पैडिंग और मार्जिन ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करना चाहती हूँ 5 पिक्सल का चारों तरफ से, तो हो जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से स्पेस आ गई। पैडिंग ऐड करना चाहती हूँ 20 पिक्सल की, तो हो जाएगी वो भी ऐड। तो मार्जिन और पैडिंग ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ इन लाइन में यूज करती ना, तो तब पैडिंग और मार्जिन ऐड नहीं होना था, तब सिर्फ साइडों से पैडिंग और मार्जिन ऐड होना था। देखिए इनलाइन जितनी बॉक्स की जगह, अब देखिए यहाँ पे भी इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, यहाँ पे भी पैडिंग और मार्जिन ऐड हो रहा है, लेकिन सिर्फ साइडों से हो रहा है, ऊपर और नीचे वाला नहीं हमें शो हो रहा। ये देखिए सिर्फ साइडों वाला शो हो रहा है। जब मैं पैडिंग को सिलेक्ट करी हूँ, ये पैडिंग मैंने सिलेक्ट की, तो मुझे सिर्फ साइडों वाली शो हो रही है। ये मार्जिन भी मुझे सिर्फ साइडों वाला शो हो रहा है, ऊपर से कोई टॉप और बॉटम से जो मार्जिन नहीं ऐड हो रहा। टॉप और बॉटम से ऑटोमेटिकली इनलाइन में मार्जिन कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं अगर इनलाइन ब्लॉक करूँ तो वो हमारे पास कंजर्व्ड रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, इंटैक्ट रहता है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग को इंटैक्ट रखने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ये इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले यूज़ करते हैं। ओके, अब एक और डिस्प्ले होता है हमारे पास, ये देखें एक और डिस्प्ले की टाइप है इनलाइन ब्लॉक, सॉरी इनलाइन ब्लॉक हो गया नन। अब नन डिस्प्ले से क्या होगा, मैं नन डिस्प्ले आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले की जगह क्या कर देती हूँ, वन, सॉरी नन कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, गायब हो गया सब कुछ। डिस्प्ले नन से यही होता है, सब कुछ जो जिस भी चीज़ का हमने डिस्प्ले नन किया ना, तो वो चीज़ गायब हो जाती है। यहाँ पे मैंने दोनों डिव्स का किया है, इसको मैं कंट्रोल सेट करती हूँ, इन ब्लॉक इसको रखती हूँ, और एक डिव को जो है ना, मैं एक डिव को जो सेकंड वाला बॉक्स है ना, उसको मैं यहाँ पे आईडी दे देती हूँ बॉक्स 2, और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बॉक्स 2 को सिलेक्ट करके कहती हूँ इसका डिस्प्ले कर दो नन। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि बॉक्स 2 गायब हो गया। पहले बॉक्स 2 था, अब बॉक्स 2 गायब हो गया। जब मैंने इसको कैंसिल किया तब मुझे बॉक्स 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, फिर जब मैंने इसका डिस्प्ले नन किया तो ये गायब हो गया। तो डिस्प्ले नन का एक ये फायदा होता है कि हमारे पास वो चीज़ डिस्प्ले होना बंद हो जाती है। फिर एक और इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। एक और इस तरह की प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। अभी मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी, जो आपके सीएसएस के नोट्स हैं उसमें नहीं लिखी, लेकिन एक और ऐसी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स 2 का ना डिस्प्ले नन नहीं करती,
कहती हूँ कि इसकी विजिबिलिटी हो जाए, इसकी विजिबिलिटी मेरे पास हिडन हो जाए, मतलब ये हाइड हो जाए। तो अब देखें वही काम हुआ है, ये बॉक्स टू हाइड हो गए। लेकिन डिस्प्ले नन करने में और विजिबिलिटी हिडन करने में, इन दोनों में एक फ़र्क है। अब इसके लिए जो है ना मुझे पहले वाले बॉक्स को भी कोई आईडी देनी पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ क्यों दे रही हूँ। पहले वाले बॉक्स को मैं आईडी दे रही हूँ बॉक्स 1। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स 2 को जो ना मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, बॉक्स 1 की मैं विजिबिलिटी हिडन कर रही हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स 1 की जगह जो है वो इंटैक्ट रह रही है, बॉक्स 1 की जगह नहीं छुपी, लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो छुप गया। बॉक्स 1 खुद छुप गया। लेकिन अगर मैं इस विजिबिलिटी हिडन की जगह बॉक्स 1 का डिस्प्ले नन करती हूँ तो क्या होगा, बॉक्स 1 का मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इसका डिस्प्ले है वो मैं नन कर देती हूँ, तो जगह ही खत्म होगी। विजिबिलिटी हिडन में ये वाली जगह खाली रही थी और बॉक्स 2 अपनी जगह पे ही था, सिर्फ बॉक्स 1 इनविजिबल हो गया था। लेकिन डिस्प्ले नन में क्या हो गया, उसकी उसका वजूद ही खत्म हो गया, उसकी जगह भी खत्म होगी, उसकी स्पेस भी खत्म होगी, और वो खुद भी जो है ना वो छुप गया, बिल्कुल वैनिश हो गया, और उसकी जगह पे बॉक्स 2 आ गया। मतलब ऐसा है कि जैसे बॉक्स 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। डिस्प्ले नन से क्या होता है कि ऐसी डिस्प्ले नन जब हम करते हैं तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और विजिबिलिटी हिडन से सिर्फ वो उस चीज़ की जगह बरकरार रहती है, लेकिन वो चीज़ हाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। तो अब हमने क्या पढ़ लिया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ ली है सीएसएस वाली। अब एक और चीज़ बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव यूनिट्स, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, इसके लिए मुझे जगह चाहिए। रिलेटिव यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास, ये आपने याद रखने, 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव यूनिट परसेंटेज का। अब हमने क्या पढ़े हुए हैं, एब्सोल्यूट यूनिट हमने पढ़े हुए हैं, जैसे पिक्सल यूनिट है, पिक्सल यूनिट ही हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। हम जब विड्थ रख रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हम 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल इस यूनिट में रख रहे थे। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस के काम आते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट हर स्क्रीन साइज पे अच्छी लगे, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिलेटिव यूनिट्स किसी चीज़ के रिलेटिव, किसी चीज़ की निस्बत से, किसी चीज़ के हिसाब से दूसरी चीज़ को सेट करते हैं। तो रिलेटिव यूनिट्स 3 मोस्ट पॉपुलर हैं, एक परसेंटेज है, एक एम है और एक रेम है। ये 3 रिलेटिव यूनिट्स जो है ना वो मोस्टली यूज्ड हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से परसेंटेज यूनिट जो है वो किस चीज़ के रिलेटिव सेट करेगा विड्थ को, हाइट को। इसके लिए जो है ना मैं खुद ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, अक्सर चीज़ें मैं अपना कॉलेज एक चैनल है तो उसकी CSS वन शॉट की वीडियो है, तो वहाँ से मैं देख के आपको कराती हूँ। तो ये उनकी स्लाइड्स हैं, इससे मैं आपको थोड़ा बहुत रिलेटिव यूनिट्स के बारे में बता देती हूँ। ये 3 हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स मोस्ट पॉपुलर हैं। परसेंटेज, अब परसेंटेज क्या करती है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का साइज डिसाइड करती है उसके परसेंट पेरेंट एलिमेंट्स, उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से। पेरेंट और चिल्ड्रन का मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास टैग, जो बाहर वाला टैग होता है उसको हम कह रहे होते हैं पेरेंट टैग, जैसे हेड टैग पेरेंट है, और ये मेटा टैग्स, ये टाइटल, ये लिंक, ये सारे क्या हैं, चिल्ड्रन टैग्स हैं। तो अगर मैं मेटा टैग कुछ विड्थ जो है वो चेंज करती हूँ, तो हेड की रिलेटिव परसेंटेज यूनिट को यूज़ करके मैं मेटा टैग की विड्थ चेंज करती हूँ, तो वो हेड के रिस्पेक्ट से होगी। ओके, अब इसके लिए ये 2 बॉक्सेस ही हमारे काम आ जाएंगे। ये जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जो परसेंटेज को समझाने के लिए परसेंटेज का रिलेटिव यूनिट। अब मैं इन दोनों बॉक्सेस को क्या करती हूँ, अभी मुझे वेबसाइट पे सिंपली बॉक्स 1 बॉक्स 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों को जो है ना मैं पूरी डिव को ही, मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, इसको विड्थ और हाइट दे देती हूँ कुछ।
इसको विड्थ में दे देती हूँ 100 पिक्सल और इसको मैं हाइट दे देती हूँ 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कुछ रख देती हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे पेरेंट टैग बॉडी है। फॉर एग्जांपल मैं एक डिव के अंदर ही जो है ना वो दूसरा डिव रखती हूँ। ये वाला जो डिव है इसको मैं कंट्रोल सी करके दूसरे वाले डिव का चिल्ड्रन बना देती हूँ। तब मेरे पास क्या होगा, ये देखिए बॉक्स 1 के अंदर बेसिकली बॉक्स 2 है। ये जो बॉक्स 2 है उसका पेरेंट क्या है, बॉक्स 1। अब मैं इन दोनों का जो है ना वो कलर डिफरेंट कर लेती हूँ, बैकग्राउंड कलर, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट करनी पड़ेगी। क्लासेस की सूरत में मैंने इसको डिफाइन किया है आईडीज की सूरत में किया हुआ है। तो बॉक्स 1 को मैं कह देती हूँ कि इसकी विड्थ है, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 बाहर वाला है वो पेरेंट एलिमेंट, इसकी विड्थ मैं रख लेती हूँ 100 पिक्सल में। इसकी हाइट भी मैं रख देती हूँ कि ये 100 पिक्सल है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देती हूँ ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड, अच्छा यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गई। बैकग्राउंड कलर मैं इसका एक्वा कर लेती हूँ और बॉक्स 2 का मैं बैकग्राउंड कलर कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी और इसका मैं कलर दे देती हूँ, ब्लू दे देती हूँ। तो अब मुझे इस तरह से ये दो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स 1 जो है वो बिल्कुल अपनी लाइन में आ रहा है और बॉक्स बॉक्स 2 जो है वो अपनी लाइन में आ रहा है और बॉक्स 1 की पूरी 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल जो है ना उसका एरिया विड्थ हाइट के हिसाब से। अब बॉक्स 1 की मैं हाइट डिफाइन करती हूँ रिलेटिव यूनिट्स में। पहले मैं आपके सामने एब्सोल्यूट यूनिट्स में इसकी विड्थ और हाइट आपके सामने करती हूँ। विड्थ फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 पिक्सल दे रही हूँ, यानी बॉक्स 1 का हाफ दे रही हूँ। तो मुझे ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, आधा शो हो रहा है इसमें। इसकी हाइट जो है ना वो भी मैं हाफ कर लेती हूँ, हाइट भी मैं 50 पिक्सल इसकी कर लेती हूँ। तो देखें 50% शो हो रहा है मुझे। ये देखिए बॉक्स 1 के बाद क्यों शो हो रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिव बॉक्स 1 जो मैंने बनाया उसके अंदर बॉक्स 1 एक नामी टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको मैं हटा देती हूँ, वैसे अब दोनों डिफरेंशिएट तो हो रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले ये एक डिव है, ये वाली एक डिव है, ये इसके अंदर से भी बॉक्स 2 हटा देती हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। बस आपने देखना है कि दोनों की विड्थ एक दूसरे के रिलेटिव कैसे हो रही है। ये हमारे पास एक डिव है, ये वाला दूसरा डिव है, एक ब्लू है एक एक्वा कलर का है। एक पीछे वाला पेरेंट है, ऊपर वाला जो है वो हमारे पास चाइल्ड है उसका। अब मैं रिलेटिव यूनिट्स में हाइट डिसाइड करती हूँ, हाइट और विड्थ। तो 50 पिक्सल के बजाय मैं यहाँ पे कर देती हूँ 50%, यानी अब ये 50% किसका होगी, परसेंटेज के लिए तो मैं रिलेटिव, परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट है ना, यानी किस चीज़ का परसेंट है, 50% किसका। तो बॉक्स 2 की जो विड्थ है वो 50% है और 50% है वो बॉक्स 1 की विड्थ का। अब 50% ऑफ 100 पिक्सल क्या होगा, 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल ही इसकी हाइट होगी, देखिए कोई चेंज नहीं आई, 50 पिक्सल ही इसकी विड्थ होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं कह देती हूँ 20 पिक्सल हो, बॉक्स 2 की विड्थ 20 पिक्सल हो बॉक्स 1 की विड्थ का। तो 20 पिक्सल, 20% ऑफ 100 कितना होता है, 20। तो ये 20 पिक्सल बेसिकली इसकी विड्थ आ गई। तो परसेंटेज में इस तरह परसेंटेज में चीज़ें चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट एलिमेंट। इट इज़ ऑफन यूज टू डिफाइन अ साइज एज रिलेटिव टू एलिमेंट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए मार्जिन अगर हम 50% सेट कर रहे हैं तो यानी वो पेरेंट के हिसाब से मार्जिन होगा। फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स 2 का मार्जिन सेट करती हूँ, यहाँ से मार्जिन लेफ्ट से मैं इसको देती हूँ और मैं इसको
40% मार्जिन दे रही हूँ। अब वो 40% किससे है मार्जिन, किससे मैंने इसको दिया हुआ है, इसके पेरेंट एलिमेंट यानी बॉक्स वन से 40% मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है। तो देखिए बॉक्स वन क्या 40 पिक्सल आगे आया और फिर यहाँ पे बॉक्स टू स्टार्ट हो रहा है। ओके, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। हाइट भी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। अब परसेंटेज का आपको आई होप रिलेटिव यूनिट समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जो है वो एम है। ई एम इसको लिखा ई एम जाते, लेकिन उसको प्रोनाउंस हम किस तरह करते हैं एम। ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो एम यूनिट जो है वो किस तरह से किसी भी पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से या एलिमेंट इटसेल्फ के हिसाब से सेट कर रहा होता है। तो एम जो है ना वो फॉन्ट साइज के लिए अलग है और विड्थ के लिए अलग है, यानी फॉन्ट साइज के लिए उसका केस अलग है और विड्थ के लिए अलग है। जो फॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फॉन्ट साइज हो गया, लाइन विड्थ हो गई, लाइन हाइट हो गई, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट सेंटर हो गया, तो ये सारी जो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, टाइपोग्राफिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें जो हम फॉन्ट साइज हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 M फॉन्ट साइज रखती हूँ, मैं किसी चीज़ का फॉन्ट साइज रख रही हूँ 1 M, यानी ये वो इक्वल होगा अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के। फॉर एग्जांपल बॉक्स वन में मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बॉक्स वन आपको पता है बॉक्स टू का इस केस में क्या पेरेंट है। तो बॉक्स वन में मैं कोई मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी विड्थ है, सॉरी टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी हाइट है हमारे पास, मतलब फॉन्ट साइज में सिंपली कह रही थी, विड्थ हाइट क्या चीज़ है। बॉक्स वन में जो मैंने फॉन्ट लिखा है उसका साइज है 16 पिक्सल। तो अगर मैं बॉक्स टू में लिखती हूँ ना कि फॉन्ट साइज रख लो 1 M, तो 1 M का मतलब है कि यानी बॉक्स वन जो बॉक्स टू का पेरेंट है ना उस जितना ही फॉन्ट साइज रख लो। अगर मैं कहती हूँ कि बॉक्स टू में फॉन्ट साइज, बॉक्स टू में जो भी कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज रखो 2M, यानी डबल रख लो। 16 का डबल हमारे पास क्या होगा 28, सॉरी ये 16 का डबल हमारे पास क्या होगा 32। 28 कहाँ से मैं कह रही हूँ, वो 14 का होगा। 6 और 6 12 और 32। ओके, तो 32 पिक्सल जो है ना वो बॉक्स टू का फॉन्ट साइज हो जाएगा। इसको हम ट्राई कर लेते हैं, एम को हम थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। अच्छा एम में देखें एक फॉन्ट साइज है और एक है विड्थ। अगर हमने किसी चीज़ की विड्थ सेट करनी है ना तो वो उस एलिमेंट के अपने हिसाब से होगी, फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट इट सेल्फ कंसिडर हो रहा होगा। अदर प्रॉपर्टीज में सिर्फ जो टाइपोग्राफिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें पेरेंट के रिस्पेक्ट से हम पेरेंट के रिलेटिव जो है ना वो विड्थ सब कुछ सेट करे होंगे। लेकिन अगर फॉन्ट साइज के अलावा हम कुछ भी सेट करें तो वो उस एम के केस में एलिमेंट के अपने रिलेटिव होगा, एलिमेंट की अपनी जो विड्थ है उसके रिलेटिव होगा, उसकी वो अपनी जो असल में विड्थ घेर है उसके रिलेटिव होगा। अब देखिए फॉन्ट बॉक्स वन और बॉक्स टू में मैं कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ। बॉक्स टू में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ बॉक्स टू, और बॉक्स वन में टेक्स्ट लिख देती हूँ बॉक्स वन। तो इस तरह से मुझे कुछ शो हो रहा है। इसकी मैं विड्थ और हाइट जो है ना सेट कर लेती हूँ दोबारा। विड्थ इसकी 50% ही रहे यानी 50 पिक्सल रहे, और मार्जिन में कोई भी नहीं देती। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि बॉक्स वन इन दोनों का फॉन्ट साइज देख लेती हूँ। अब देखें इन दोनों का इस केस में क्या है, फॉन्ट साइज अभी के लिए सेम, दोनों का अभी के लिए क्या है फॉन्ट साइज सेम है। अब यहाँ पे बॉक्स वन लिखा हुआ है। अगर मैं कर लेती हूँ कि बॉक्स टू में जो कंटेंट है उसका मैं फॉन्ट साइज रख लेती हूँ 2M, तो क्या होगा बॉक्स टू वाला जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया, डबल हो गया बॉक्स वन के फॉन्ट साइज के। अगर या इसको मैं इंस्पेक्ट करके देख लेती हूँ।
अब देखिए बॉक्स 2 का जो फॉन्ट साइज है वो हमारे पास कितना आ रहा है 32 पिक्सल, और बॉक्स 1 का कितना था 16 पिक्सल। 16 पिक्सल जो है ना वो एक ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है हमारे पास। पूरा जो HTML टैग में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है ना वो 16 पिक्सल होता है। और ये बॉक्स 2 का मैंने आपको क्या बताया था 16 का डबल हो जाएगा जो कि हमारे पास होता है 30। ओके, अगर मैं इसको अब कर लेती हूँ 3M, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 × 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स हो गए, 48 पिक्सल हो गया हमारे पास, 16 3 48। तो एम हमारे पास इस तरह से फॉन्ट साइज को चेंज करता है, और विड्थ ये अपने रिलेटिव ही करेगा, यानी बॉक्स टू की अगर मैं विड्थ सेट करी हूँ तो उसी के रिलेटिव होगी। अगर मैं इसके 50M रख लूँ या 5M रख लूँ तो उसी के हिसाब से उसका 5 टाइम्स हो जाएगी। अब देखिए बॉक्स टू की हाइट पहले 50 पिक्सल थी ना, अब वो 50 पिक्सल का, ये देखिए बॉक्स टू को हम इंस्पेक्ट करें तो इसकी विड्थ अब कितनी होगी 240 होगी, 240 होगी, यानी इसका जो है वो 5 टाइम्स होगी। अगर मैं इसको रखती हूँ 1M तो ये जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, 50% थी, 50 पिक्सल ही रहेगी। इसको अगर मैं करती हूँ 2M तो ये अपना जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 100 पिक्सल हो जाएगी। ओके, इस हिसाब से विड्थ सेट हो रही होती है बॉक्स टू के अपने हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से नहीं। बॉक्स टू का पेरेंट बॉक्स 1 है ना, लेकिन बॉक्स 1 के हिसाब से नहीं हो रही विड्थ सेट, उसके अपने हिसाब से हो रही। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एम का रिलेटिव यूनिट। अब अगला हम देख लेते हैं रैम। रैम बेसिकली होता है रूट एम, इसको हम कहते हैं रूट एम। तो इसमें बेसिकली रूट के हिसाब से एम अप्लाई हो रहा था, रूट के हिसाब से एम अप्लाई हो रहा था। रूट एलिमेंट हमारे पास HTML में हम कहते हैं जो सब का पेरेंट हो, जो सब का एंसेस्टर हो। अब देखिए यहाँ पे HTML में हमारे पास कितने ज़्यादा टैग्स है, लेकिन सबका एंसेस्टर कौन सा है, HTML का टैग। तो HTML के टैग के हिसाब से सब कुछ जो है ना वो सेट हो रहा होगा, HTML के टैग के रिलेटिव सब कुछ सेट हो रहा होगा रैम में। कि यहाँ से आप देख सकते हैं रेम में क्या होता है, फॉन्ट साइज ऑफ द रिलेटिव टू रेम में जो भी हम फॉन्ट साइज सेट करते हैं वो फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट के हिसाब से हो रहा है। अब HTML में मैंने आपको बताया कि HTML में हम अगर हमने देखना हो कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है तो हम बॉडी टैग के बाद फ़ौरन कोई चीज़ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी टैग के बाद फ़ौरन मैं लिख रही हूँ HTML, तो इसको वेबसाइट पे मैं जाके देखती हूँ जो मुझे HTML लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। तो ये HTML वाली जो चीज़ है ना इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है देखना चाह रही हूँ। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास 16 पिक्सल, यानी जो HTML टैग का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल है। तो 16 पिक्सल के हिसाब से सब कुछ सेट होगा। ठीक है, अगर मैं रैम यूज़ करती हूँ फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो मैं कर लेती हूँ 3 रैम, तो 3 × 16 के हिसाब से जो है ना बॉक्स 2 का फ़ॉन्ट साइज़ होगा। 3 × 16 अभी भी क्या है 48 ही है, तो 48 इसका आ रहा है। अगर मैं इसको कर देती हूँ 0.5 रैम, तो 16 का हाफ यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 पिक्सल जो है ना यहाँ पे फॉन्ट साइज आ गया, इतना छोटा कि हमें नजर भी नहीं आ रहा, बॉक्स टू इतना छोटा लिखा हुआ है। ये देखिए आपको आप इसको जूम करके देखिए तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो फॉन्ट्स रैम के केस में किस तरह से किसके रिलेटिव हो रहा होता है हमारा फॉन्ट साइज, रूट के रिलेटिव। और रूट हमें पता है HTML एलिमेंट है, HTML डॉक्स का, HTML फाइल्स का रूट HTML एलिमेंट ही होता है। और HTML एलिमेंट में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कितना है 16, तो 16 पिक्सल के रिलेटिव सब कुछ हो रहा होगा। ओके, तो ये हमारे पास कवर हो गया रिलेटिव यूनिट्स वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टी है वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग यानी जो बॉक्सेस हम, ठीक है हमने काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बना लिए लेकिन उनको हमने पोजिशन करना है एक दूसरे के रिलेटिव, तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है CSS की, ये हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक मिनट में देख लो आपका लेक्चर कितने टाइम का हो गया। काफ़ी टाइम गुजर गया, तो ये पोजिशनिंग वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।